प्यारे साथियों, ये रचना और इसके सभी पात्र, स्थान आदि काल्पनिक है तथा इनका किसी भी व्यक्ति वस्तु से समानता नहीं है। यह केवल मनोरंजन के लिए है। सन 2000 जगह नई दिल्ली, समय शाम के 7 बजे चढ़े दिन की रंगत धूप से ढलकर खुशनुमा शाम में बदल रही थी। रोड पर ट्रैफिक का लोड उसका कचूमर निकाल रहा था, पर फिर भी जो वाहन मई की जानलेवा दोपहरी और धूप में अपने हाथों में दुबके पड़े थे, अब पूरे पावर के साथ सड़कों पर दौड़ रहे थे। नई दिल्ली में एक बहुमंजिला इमारत के 13वें फ्लोर पर टूनामी इंडिया का ऑफिस था। ऑफिस वैसे तो शाम 6 बजे तक क्लोज हो जाता था, पर आज ऑफिस में कोई बचा था क्योंकि एक लाइट अभी भी उस फ्लोर पर रोशन थी। कीबोर्ड पर हो रही खटर पटर कुछ देर में रुक जाती। वो बीच में पानी पीता और अपनी डेस्क पर पड़ी सिगरेट की डिब्बी खोलकर उसमें से एक सिगरेट निकालकर उसे सुलगता हुआ वहीं रखी ऐश ट्रे पर रख देता। वो अपनी धुन में डूबा डूबा लगातार काम किए जा रहा था, पर लगभग 2 घंटे बाद उसने डिब्बी की तरफ हाथ बढ़ाया और धक कहकर खींच उठा। एक तो साला कोडिंग अधूरी है, ऊपर से ये, इसको भी अभी खत्म होना था। पार्थ तेरी लगने वाली है, अगर आज ये गेम की कोडिंग पूरी नहीं हुई तो। कुछ देर बाद वो वापस कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों को चलाने लगा। लगभग 2 और घंटे उसे अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने में लगे। शाबाश पार्थ, तुमने कर दिखाया। ये शब्द खुद से कहकर उसने एक गहरी सांस खींची और लंबे समय तक सीधी रखी गर्दन को थोड़ा स्ट्रेच करने लगा, जिससे कि कुछ आराम मिल सके। अकड़ी गर्दन और पीठ कुछ देर में सुकून महसूस करने लगे। तो कल से यक्षिणी गेम इंडिया में उपलब्ध हो जाएगा, पार्थ ने मन ही मन में फिर एक बार खुद से कहा। 26 साल का पार्थ टूनामी इंडिया में गेम डेवलपर था, जो एक से एक बढ़िया हॉन्टेड गेम बनाता था। पार्थ ने इस गेम को एक इंडियन बैकग्राउंड के साथ डिजाइन किया था और उसे उम्मीद थी कि जैसे कंपनी ने इसकी पब्लिसिटी कर रखी है, वैसे ही इसे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। पार्थ की पिछले 2 सालों की मेहनत आज पूरी हो गई। पार्थ ने अपनी कलाई को ऊंचा उठाकर और बाईं ओर अपनी गर्दन को झुकाकर समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे। पार्थ ने आज रात ऑफिस में ही सोने का फैसला किया। वह लिफ्ट से नीचे उतरा और कुछ खाना और 2 सिगरेट की डिब्बियां खरीदकर फिर से वापस अपने ऑफिस में 13वें फ्लोर पर आ गया। खाना खाते खाते और गेम को एक बार फिर अच्छे से चेक करते करते उसे काफी रात तक जागना पड़ा। सब कुछ पुख्ता करने के बाद वह आधी रात को लगभग 2 बजे के करीब वहीं कुर्सी पर पसर कर सो गया। रात की खामोशी धीरे धीरे दिन के शोर शराबे में बदल गई। पर सुबह ऑफिस में एक अजीब ही नजारा था, जिसे हर देखने वाला दहशत में था, क्योंकि पार्थ भाटिया की नुची हुई लाश वहां मिली थी। और एक बहुत ही अजीब बात भी, वहां की दीवारों पर कहानी दर्ज थी, जो पार्थ के खून से यक्षिणी शब्द का जगह जगह लिखा होना। इस हादसे से सभी अचंभित थे और आज गेम की लॉन्चिंग टाल दी गई। गौर करने वाली बात थी दरवाजे का अंदर से बंद होना। क्या ये कत्ल किसी अज्ञात शक्ति ने किया था? सच जो भी हो, पर टूनामी को अपने एक सबसे कुशल डेवलपर की जान से हाथ धोना पड़ा। 60 करोड़ रुपए पर ऐसे एकदम से पानी फिर जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। इधर कंपनी में मार्केटिंग सहित सभी कुछ भी ना कर पाने की स्थिति में थे, क्योंकि गेम को पिछले 1 साल से पूरे जोशो खरोश के साथ विज्ञापित किया जा रहा था। फिर काफी दिनों के सोच विचार के बाद कंपनी ने इसे और भी अधिक जोश के साथ लॉन्च करने का सोचा, क्योंकि अगर मामले को दबाना था तो यही एक संभव मार्ग था। टेलीविजन जगत के मशहूर सितारे ऋतुराज और फाल्गुनी को साइन किया गया। लॉन्चिंग इवेंट की एक स्क्रिप्ट लिखी गई, जिसमें असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर इसकी शूटिंग ऐसे होनी थी जैसे पार्थ ने गेम की बैकग्राउंड में डिजाइन रखी थी।
कंपनी ने मूल गेम के अनुरूप ही सब कुछ किया क्योंकि उन्हें तो बस अपने प्रोजेक्ट से ही मतलब था। सब कुछ होते होते लगभग 4 महीनों का समय बीत गया। पूरी क्रू और टूर्नामी की इवेंट मैनेजमेंट टीम असम पहुंची। रात में 2 बजे के सन्नाटे में पूरी शूटिंग होनी थी जिससे कि गेम की हॉरर थीम कम ना हो। ऋतुराज एक गेमर बना था जो गेम खेलते खेलते अपने आप असम के एक गांव मायोंग पहुंच जाता है और फिर वहां उसे कुछ टास्क पूरे करने होते हैं, जिसके बाद उसे एक यक्षिणी मिलती है जो उसे एक शर्त देती है कि यदि उसने उसके साथ संभोग नहीं किया तो वो उसे जान से मार देगी। लेकिन इस सीन को थोड़ा सा सुधार के साथ रखा जाता है ताकि गेम एडल्ट गेम ना बन पाए और एक साफ सुथरा गेम बना रहे। ब्रह्मपुत्र के तट पर बसे मायोंग में वो रात एकदम काली थी कि पूरे आसमान में काले बादल ऐसे छाए थे कि अगर एक साथ बरसेंगे तो तबाही ला देंगे। शूटिंग के लिए यक्षिणी बनी फाल्गुनी किसी अप्सरा की तरह दिख रही थी। उसने अधिक से अधिक अंग दिखाने वाले वस्त्र पहने हुए थे। एक विवाहिता की तरह पूर्ण श्रृंगार किया था। बस मांग नहीं भरी थी क्योंकि वो उसे स्क्रिप्ट के हिसाब से गेम पूरा करने वाले के खून से भरनी थी। उसके ब्लाउज के ऊपरी कुछ बटन खुले हुए थे जिस पर एक बारीक लाइन नुमा सिकुड़ा सा उसका पल्लू उसके उभारों को हल्का सा ही सही पर उजागर किए था जो उसे एक मादक स्त्री दिखा रही थी। अंधेरे में उसकी पहनी पायलें जब छन छन करती थी तो पूरी जगह एक रूहानी मजे से भर जाती थी। सब कुछ रेडी था। स्क्रिप्ट के हिसाब से बैकग्राउंड में कुत्तों के रुदन स्वर बजा दिए गए और कैमरा सीधे ऋतुराज पर आ गया। शूटिंग चालू हो गई। ये मैं अचानक गेम खेलते खेलते कहाँ आ गया? ना यहाँ रोशनी है, मेरा रूम कहाँ है, मेरी फैमिली? ऋतुराज ने मन ही मन कहा। तभी बादल जो अभी तक छाए बस थे अपने रंग में आ गए और जोरों से गरजने लगे। ऋतुराज सीधी बनी पगडंडी पर चलने लगा तो उसे तट के पास तक ले आई। कुछ देर वहीं खड़े खड़े ऋतुराज जैसे ही पीछे जाने को मुड़ा उसने सामने देखा तो एक अप्सरा दिख रही थी। लड़की उसके सामने खड़ी थी। घबराए ऋतुराज ने अपने गुर्दों पर अतिरिक्त जोर देकर मरीसी आवाज में कहा, कौन हो तुम? वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने चुप्पी तोड़कर कहा, क्या तुम अपनी जवानी को हमेशा भोगना चाहते हो? उसे सुनकर ऋतुराज कुछ कहने ही वाला था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें दोनों के जिस्मों पर गिरने लगी। यक्षिणी बनी फाल्गुनी के भीगे कपड़ों में उसके उभरे स्तन और साफ दिखने लगे तथा माथे पर लगाया लाल बिंदी नुमा गोला पानी में उसके पूरे माथे पर बह गया। हवा के कारण उसका पल्लू एक और सरक गया। उसने ऋतुराज के नजदीक पहुंचकर धीमी आवाज में कहा, बोलो? ऋतुराज डरते हुए बोला, हाँ। उसके जवाब को सुनकर यक्षिणी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन उसके जमीन पर गिरते ही अचानक शूटिंग वाली जगह की लाइट चली गई। एकदम से लाइट जाने से अफरा तफरी नहीं मची, लेकिन लाइट की मदद से बैकग्राउंड में जो रुदन स्वर बज रहे थे वो बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन स्वर बराबर जारी थे। इस अफरा तफरी में जहां ऋतुराज और फाल्गुनी आलिंगन कर रहे थे वहां एकदम से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई संभोग कर रहा हो। आवाजें बहुत जोर जोर से आ रही थी। आह, छोड़ो, हाँ, मुझे छोड़ो, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। ये आवाज ऋतुराज की थी। नहीं छोड़ूंगी तेरे इस मादक जिस्म से घूंट घूंट तुझे पीऊंगी। आह, आज इस यौवन की तपिश इस बरसती रात में बह जाने दे। ओ मां। काफी देर तक यूं ही आवाजें होती रही और फिर आवाजें आना जैसे ही बंद हुई तुरंत बिजली आ गई।
लाइट आने पर क्रू सहित सभी ने देखा कि ऋतुराज के पूरे मुंह पर लाल लिपस्टिक और सिंदूर पुता हुआ था और वो यक्षिणी बनी फाल्गुनी के ऊपर लेटा था, जिसे उसने अपने दोनों हाथों से इतना जोरों से जकड़ा था कि उसके नाखून ऋतुराज की पीठ में गड़े हुए थे। जब लोगों ने पास जाकर उसे फाल्गुनी के ऊपर से उठाया तो सभी चीख उठे। फाल्गुनी मर चुकी थी। उसके चेहरे और गाल बुरी तरह से नुचे हुए थे। आसपास की रेत पर खून धीरे धीरे बह रहा था। और एक सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात थी, चारों तरफ की रेत पर फाल्गुनी के खून से यक्षिणी लिखा हुआ था। कैमरा अभी भी चालू था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। फाल्गुनी की हत्या ने सनसनी पैदा कर दी क्योंकि वो एक नामी टीवी सितारा थी। क्रू और ऋतुराज जानते थे कि फाल्गुनी को उन्होंने नहीं मारा, पर कोई तो था जिसने इस काम को अंजाम दिया था।